राजनीति शतरंज की बिसात की तरह होती है। अगर आपके पास से सही नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं सारा खेल, सारी गेम बिगड़ भी सकती है। वैसे ही होते हैं चुनाव भी। अगर आपका वोट सही नहीं गया तो आपकी सरकार भी सही नहीं चुनी जाती और उसके बाद फिर जो मुद्दे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं। 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, आखिरी फेज़ बचा है और आखिरी फेज़ में जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेंडिंग है। 4 ज़िलों में वोटिंग होनी है और कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट्स, अपने मैनिफेस्टोज़ भी दे दिए हैं और उसके साथ साथ प्रचार भी खूब ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे भी जो हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों में भुनाए जा रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन सारे चुनावों में इन्वॉल्व हैं। मगर आखिर जम्मू वोट किन मुद्दों पर करने वाला है? जम्मू का युवा, जम्मू का इंटेलेक्चुअल क्लास, जम्मू का पढ़ा लिखा नागरिक क्या सोचता है, इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वो बात फैलती है, वायरल होती है, आगे पहुंचती है और फिर वहां से सोच सकते हैं हम कि क्या हमारी सोच भी वही है जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। तो हमारे साथ जम्मू के 4 लोग हैं, 4 ऐसे वोटर हैं जो वोट तो करेंगे और साथ ही साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस करीबन 1-1.5 महीना लंबी कैंपेन से क्या जांचा कि किस तरफ वोट किया जाए। ना तो कैंडिडेट्स का नाम लिया जाएगा, ना राजनीतिक पार्टियों का, मगर मुद्दों की बात ज़रूर होगी। हमारे साथ जो पैनल है उसमें शिवाली रैना है, PhD स्कॉलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। हमारे साथ परवीन जी हैं, परवीन शर्मा, जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, सिटीज़न कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने इनको देखा होगा, बहुत सारी जो है एजुकेशन या बाकी चीज़ों की बात रखते हुए। डॉक्टर गोपाल पार्थसारथी हैं, पब्लिक ओपिनियन फोरम के सदस्य भी हैं और इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ पे आपने बोलते सुनते सुना होगा। और आखिर में RJ जूही, इस जूही को तो आपने बोलते हुए बहुत सुना होगा, मगर जूही एक थिंकर भी है, बड़े कम लोग जानते हैं। आज की डिस्कशन में आपको पता चल जाएगा। तो शिवाली, आपसे स्टार्ट करते हैं, यू आर द यंगेस्ट। किन इश्यूज़ पे इस बार जम्मू वोट करे, या आपने जो सारी कैंपेन हुई उसमें से क्या निचोड़ निकाला कि क्या मुद्दों की बातें कैंपेन में हुई या फिर जो मुद्दे हैं लोगों के वो कुछ और हैं? थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और इस इशू पे बात करने के लिए। तो आपने 2 सवाल करे हैं। सबसे पहला कि किन मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए। बिकॉज मैं यूथ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के समय में है वो है जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में क्या है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस की है, मतलब उसमें जो पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, उससे कहीं ना कहीं ओपन मेरिट के जो लोग हैं वो 30% के आसपास पहुंच गए हैं। तो मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करना जो है मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ और करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये रिजर्वेशन है 50% का जो ये बेंच मार्क है वहाँ तक रहे। एट प्रेजेंट ये 30% पे पहुंच चुका है। तो ये सबसे बड़ा इशू जो है वो यूथ के लिए है। जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट की जाए। अभी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कहीं कह भी रही है कि वो IT हब बनाएंगे जम्मू में, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। स्किल पे बात होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर करता है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब्स भी होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म होने के कारण यहाँ पे डेवलप नहीं हो सका। तो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। IT हब हो उसमें, उसको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉर्पोरेट हाउसेस जितने यहाँ पे आए, उससे क्या होगा कि हमारा जो युवा बेरोजगार बैठा हुआ है उनको रोजगार मिलेगा। क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो 20-21% के आसपास जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जम्मू कश्मीर का है और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि युवा के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो सॉर्ट आउट। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं शिवाली? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम वोटर नहीं। आप क्या अपने सर्कल, अपने एज ग्रुप में, अपने जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं, कभी इन दिनों डिस्कशंस हो रही हैं इश्यूज को लेकर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा।
तो उन डिस्कशंस में क्या लगता है आपको कि वाकई में जो यूथ है जम्मू का वो वोट करने को लेकर कितना एनर्जेटिक है और क्या सही इश्यूज पे बात कर रहा है? और एक चीज़ मैं अपने सभी गेस्ट को ये कहूँगा कि कहीं पर भी हम एक दूसरे को अगर टोक सकते हैं या आपको लगता है बात रखनी है तो रखनी चाहिए। मुझे लगता है एक बहुत हेल्दी सी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आप बताओ कि यूथ को लेकर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई में युवा इतना वो है एनर्जेटिक और साथ साथ अवेयर? देखिए, युवा एनर्जेटिक भी है, अवेयर भी है, पर कहीं ना कहीं जो J&K का यूथ है वो इस समय डिससेटिस्फाइड भी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैंने आपको बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है। तभी मैंने कहा कि ठीक है, हर एक को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जा सकती, ऐसा सरकार बोलती है, मैं मानती हूँ उस चीज को। अगर यहाँ प्राइवेट सेक्टर को हम स्ट्रेंथन करते हैं, बूस्ट करते हैं, स्किल पे फोकस करते हैं, IT सेक्टर पे फोकस करते हैं, तो जो जॉब्स है वो डेफिनेटली युवा को मिलेगी। परवीन जी, इसके साथ ही क्योंकि युवा की बात हो रही है, आप हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे पढ़ के निकलते हैं, सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं, बाकी फील्ड में भी जाते हैं। जो चीज़ें शिवाली ने कही कि युवा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट है, डिस्टर्ब है, ये बात सच है कि पिछले 8-10 सालों में? क्योंकि देखिए, एक तरफ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि पिछले 5 सालों में बहुत बदलाव हुआ, बदलाव दिखता भी है विकास को लेकर, मगर क्या यूथ को लेकर बदलाव नहीं हुआ है वाकई में? देखिए, जैसे शिवाली जी ने कहा, इन्हीं की बात को आगे ले जाते हुए मैं बात करूंगा। सब लोग अगर ये सोचें कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है ना। एक पॉपुलेशन और एम्प्लॉय रेशो रहती है, ऑलरेडी हमारे यहाँ हाई है वो। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमें इस तरह के एवेन्यूज़ क्रिएट करने चाहिए। इंडस्ट्री को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, टूरिज़्म सेक्टर को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों और युवा को वहाँ जॉब करने का मौका मिले। ये एक बात होगी जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, और गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम कर भी रही है। चाहे आप नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखो, टूरिज़्म सेक्टर में भी जम्मू में मैं बहुत नहीं कहूँगा, देखो अदरवाइज़ अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो 2 करोड़ से भी ऊपर टूरिस्ट है जिन्होंने विजिट किया है। तो एक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मुझे लगता है हमारे यहाँ, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ 2 ऐसे सेक्टर हैं हमारे यहाँ, अगर हम उसी को ठीक कर लेना तो हमारा जो बजट है ना, डेफिसिट के बजाय सरप्लस हो सकता है। वन इज योर पावर सेक्टर एंड द अदर वन इज टूरिज्म। अगर हम इन 2 सेक्टर्स के ऊपर काम करें, गवर्नमेंट सीरियस हो, तो आने वाले सालों में हम अच्छा कर सकते हैं। गोपाल जी, एक और थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बात करती है कि 5 सालों में बहुत कुछ हुआ। 5 सालों में पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, LG गवर्नमेंट थी। एक पार्टी LG सरकार के कामों को लेकर जो है प्रचार कर रही है, एक पार्टी LG सरकार के ऑपोजिशन में गवर्नमेंट को लेकर बात कर रही है कि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी और पैसा आया मगर बाहर गया। तो आपको लगता है कि उन 5 सालों में जो काम हुआ, अगर हम ये कहते हैं कि पहले आपसे मैं पूछूंगा कि हुआ, अगर आप मानते हैं हुआ, तो क्या उन 5 सालों में अगर पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो ज्यादा काम होता या LG गवर्नमेंट ने ज्यादा काम किया? देखिए, जहां तक रूलिंग पार्टी का सवाल है तो जाहिर है जिसकी रूलिंग पार्टी होगी तो वो अपनी बात रखेंगे और उनका हक भी है। इसी तरह से जो अपोजिशन में है, दे आर देयर फॉर अपोजिशन। तो ये वेस्टर्न सोसाइटी वाला तो है नहीं कि भाई अपोजिशन इशू बेस्ड होगी। यहाँ तो अपोजिशन फॉर अपोजिशन सेक होती है, ये तो सर्वविदित है, सबको मालूम। रहा सवाल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट हुई है, हमें दिखती है, सबको दिखती है। अब अगर हम आंखें बंद कर लें तो शायद हमें ना दिखे, अगर हम आंखें खोल के चलें तो हमें दिखेगी डेवलपमेंट हुई है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं कि अगर पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो जो आम आदमी है उसकी सुनवाई शायद कहीं ज्यादा होती, क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है वो इतना पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, जबकि जो एक पॉलिटिकल सेटअप होता है वो आदमी की डे इन डे आउट मदद भी करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। वो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, लेकिन उस बात को वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, उस लेवल तक पहुंचाते हैं। तो वो जो गैप था 5 साल का, उसके ऊपर अगर अपोजिशन कहती है तो बात मानने वाली है। लेकिन अगर वो कहें कि डेवलपमेंट में डेफिसिट रहा है या पैसा आके बाहर चला गया, तो वो शायद वो बात मानने लायक। चलिए उन दोनों को छोड़ते हैं, एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू आप क्या सोचते हैं? देखिए, पिछले 5 साल में बिल्कुल काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, ऑल ओवर डेवलपमेंट हुई है। तो फिर क्या LG गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करे 5 साल और?
नहीं, अब तो चूंकि इलेक्शन हो रही है, अब तो वो सवाल नहीं उठता है। और वैसे भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट होना अच्छी बात है, लोगों के पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट होती है, आंसरेबल टू पीपल। इश्यूज क्या है जम्मू के लिए, आपको लगता है किन इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए वोट करते समय? देखिए, वोट करते समय अभी व्हाट्सएप का जमाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लस माइनस डाल के वो इसे हम अगर जीरो मान लें, तो जो बेसिक इश्यूज हैं उसमें जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है। अगर हम रूरल बेल्ट में चले जाएं तो सर्टनली वो इशू है, क्योंकि सब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सबके लायक काम भी नहीं है, नौकरियां नहीं है सरकारी। तो जाहिर है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अच्छी है, लेकिन उस पॉलिसी की फील्ड पे इंप्लीमेंटेशन कहीं काफी स्लो है। क्योंकि जितना मैं जानता हूं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट शायद बड़ी इंडस्ट्री को लैंड देने में ही सक्षम नहीं है, वो लैंड ही नहीं क्रिएट कर पा रहे, उनके लिए लैंड बैंक ही नहीं है। और 2-3 साल से हम देख रहे हैं इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन वो सारी जो है वो अभी जेस्टेशन पीरियड में चल रही है। मतलब आप ग्राउंड के ऊपर देखेंगे तो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर वो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मेजर यूनिट्स आते हैं, वो 10, 20, 50 एम्प्लॉय वाले नहीं, जहां 5-5 हजार 10-10 हजार एम्प्लॉयमेंट वाले मेजर आते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर खोले हैं, अगर हम इंडस्ट्री को स्कैटर करें पूरी स्टेट में, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इसमें फायदा भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट के बाद जो दूसरा इशू आ रहा है, वो आ रहा है कि लोगों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है छोटे लेवल पे, क्योंकि जब हम स्टेट इलेक्शन में जब हम वोट करते हैं तो हमें पानी, बिजली, सारे इश्यूज सामने नजर आते हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं। तो अब देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपने मैनिफेस्टोज में वो बातें कही हैं जो नेशनल क्या इंटरनेशनल इश्यूज है, कि साहब हम जीत गए तो हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, हम 370 वापस ले आएंगे, जो शायद स्टेट की अगर गवर्नमेंट है उसके प्रीव्यू में ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक कम्युनिटीज के इश्यूज हैं वो भी काफी हद तक हावी रहेंगे। लोग वोट देते समय शायद उन पे भी सोच एक सवाल जूही से लेते हैं, फिर हम जर्नल करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन को। और जूही, ये चीज़ है कि जब वोट करेगा जम्मू का, आपको लगता है जम्मू का जो पढ़ा लिखा नागरिक सिटीजन वोट करेगा, तो ज़्यादा फोकस किस पे है? कैंडिडेट, पार्टी, मैनिफेस्टो, या फिर स्टेटहुड, जो सबने कॉमन एक इशू बनाया हुआ है इस टाइम? कोई कह रहा है लेके देंगे, कोई बोला है हम ही देंगे, मगर आएगा क्या ये भी लग रहा है, ये भी यकीन नहीं है अभी। दीपक जी देखो, पॉलिटिकल उसमें तो मेरा उतना एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जैसा गोपाल जी ने भी कहा कि जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उनमें जो सोशियो सिविक इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं अपने शो पर, जो 92.7 बिग एफएम पे मेरा सुबह शो होता है, उसमें हर रोज़ मैं कोई ना कोई सोशियो सिविक इशू पे बात करती हूँ। एंड आई इनवाइट कॉलर्स ऑल्सो, जिसमें जम्मू के लोग मुझे कॉल करके बताते हैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और मैं उस पर ही ज़्यादा अपनी बात को फोकस रखूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यंगस्टर्स के कुछ इश्यूज रहते हैं उन पे मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगी। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और मुझे लगता है आखिर में बोलने का ये एक फ़ायदा भी होता है, आप सबके थोड़े थोड़े पॉइंट्स ले लेते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद शिवाली। जैसे शिवाली ने हाईलाइट किया द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट इशू है। इसको मैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से भी देखती हूँ। जैसे मैं बिग एफएम में जॉब करती हूँ, ठीक है, इट्स अ प्राइवेट जॉब। तो मैं जब स्कूल में थी तो मैं स्केटिंग किया करती थी, तो मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग थे। सो स्पोर्ट्स का एक कोटा होता है ना, उसमें गवर्नमेंट जॉब में, तो ऑलमोस्ट सबको गवर्नमेंट जॉब्स मिल गई। आई नेवर वांटेड टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे साथ के लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं जॉब कर रही हूँ बिग एफएम में, वो मुझे कॉल करके कहते हैं देखना हम तो सारे सेटल हो गए, एक तू ही रह गई, एक तू ही गवर्नमेंट जॉब। तो दैट इज वन बिग रीजन के भाई J&K में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज प्राइवेट नौकरी तो नौकरी नहीं होती है, इट इज एज गुड एज बीइंग अनएम्प्लॉयड। आप जाकर वो कौन सा एक्सचेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहां पे अपना नाम लिखवा के आओ और आपको वो भत्ता उसके लिए अप्लाई करके आओ, यू आर एज गुड एज अनएम्प्लॉयड। सो इस चीज से मैं अग्री नहीं करती। थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट। हम वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स हमारे देश में इस वक्त हैं, बट एट द सेम टाइम J&K हैज बीन अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टेट। हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड फ्यू मोर रीजंस प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं था, अभी धीरे धीरे आ रहा है, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। यहाँ पर मुझे दीपक जी ये भी एक चीज लगती है कि जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है ना, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं या पार्टीज होती है,
वही लोगों में ये उम्मीद जगाते हैं कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे, हम उतनी नौकरियां दे देंगे। हालांकि वो ये नहीं कहते कि सरकारी नौकरियां देंगे या प्राइवेट देंगे, बट नौकरी इज इक्वल टू सरकारी नौकरी। तो मुझे लगता है समवेयर जो भी सरकारें आती हैं उनको ये चीज थोड़ा सा यंगस्टर्स को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो प्रैक्टिकली नहीं है कि सारी की सारी जनता को सरकारी नौकरी मिले, पॉसिबल ही नहीं। और पहले समय की सरकारी नौकरी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे पेंशन ख़त्म हो गई है, अब कंट्रेक्चुअल जॉब ज़्यादा आ गई हैं। कुछ जॉब्स के लिए अब जो है आप सबलेट कर देते हो प्राइवेट एजेंसीज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबलेट कर देते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स 5। दीपक जी, यू नो इसमें आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें समवेयर गवर्नमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ना। मैं अगर मेरा हर 3 महीने में रिव्यू होता है मेरी परफॉर्मेंस का, अप्रेजल होता है मेरा, ठीक है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया है आई विल गेट ए ग्रेड, नहीं किया है बी ग्रेड, सी ग्रेड, एक्स भी मिल सकता है। 3 बार लगातार एक्स आया तो चलो जी नमस्ते, ओके टाटा बाय बाय। और अगर लगातार हर बार ए आया है तो आई विल गेट गुड अप्रेजल। सरकारी नौकरी में भी परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें रहनी चाहिए, मुझे लगता है। वो जो मेरे अंदर एक सोच है ना कि क्या लगता है आप सरकारी नौकरियों में परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल या होना एक बार मिल गई चाहिए, तो 60 साल बिल्कुल के होना बाद? चाहिए। सी व्हाई द पीपल दे गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, उनको लगता है बहुत सिक्योरिटी है, हम काम करेंगे तब भी हमें सैलरी मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तब भी हमें मिलेंगी। देयर इज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी, और इतने सेफगार्ड्स हैं कि सबको लगता है कि सरकारी नौकरी में दिस इज द सेफेस्ट थिंग। तो लेकिन सरकार आई एम सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मतलब मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है जब से बायोमेट्रिक शुरू हुआ, पीपल हैव स्टार्टेड लाइक क्रिबिंग अबाउट इट कि यार रोज हमको टाइम पे ऑफिस जाना पड़ रहा है, यू नो हम इस चीज में अपनी शान महसूस नहीं करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं वो लगा के भी आते हैं सुबह और फिर शाम को भी जाते हैं लगाने के लिए। So this is the state of affairs। अटेंडेंस लगाने ही जा रहे हैं लेकिन जाना तो पड़ रहा है ना हर रोज। और मजे की बात है कि हम इसमें शर्म महसूस नहीं करते ये बताने में कि भाई पहले तो हम नहीं जाते थे, मन करता था जाते थे, नहीं जाते, बताते हैं, दे फ्लेक्स इट। बहुत बड़ा ऐसा सवाल है, आप सभी अपना उस पे अपना राय रखो। मुझे लगता है अगर किसी को लगता है कि दूसरा कुछ गलत कह रहा है तो टोकना भी जरूरी है कि अभी जो प्रचार कर रहे हैं कैंडिडेट, हम रोज देख रहे हैं कैंडिडेट्स आ रहे हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सबके फेसबुक लाइव सारा दिन चल रहे हैं, अपनी रील्स बना के डाल रहे हैं। आपको लगता है कि जो प्रचार है, जो कैंपेन हो रही है, वो वाकई में कोई बेसिक मुद्दे जिनकी हम बातें कर रहे हैं उन पे कैंपेन हो रही है, या कैंपेन सिर्फ वही है जो दिल्ली से उनको आया है, जो नेशनल पार्टीज हैं या जो लोकल पार्टीज हैं उनको जो अपने हेड ऑफिस से आया वही चल रहा है? देखिए सही कैंपेन में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज को देखो जी, तो आप पाएंगे वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं जी। व्हेन इट कम्स टू NCNPD they say we will go for restoration of Article 370. How? They are not. They don't know about it. कोई नहीं समझ because this is not within their purview. नहीं, वो बीच में एक बयान आया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का, नाम ले लिया आपने तो हम अदरवाइज, उन्होंने कहा कि अगर 5 जजेस का पैनल 370 को एब्रोगेशन को वैलिड करार दे सकता है तो 7 जजेस का लाकर वापस भी ला सकता है। तो इतना सा वो देकर आप लोगों को बिल्कुल तो वो बेसिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, अगेन दिस इज नॉट समथिंग दे कैन इम्प्रेस अपॉन, है ना। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जब तक टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है नेबरिंग कंट्री हम लोग बात नहीं करेंगे, तो ये इनके परव्यू में नहीं है ना। फिर दूसरी चीज़ें जैसे हम PSA को रिवोक करेंगे, हम UAPA नहीं आने देंगे यहाँ पे, है ना, इस तरह की चीज़ें, एफ्स्पा है उसको हम हटा देंगे, तो बहुत सारे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम जम्मू में आते हैं तो जम्मू में पार्टीज के जो मैनिफेस्टोज हैं, है ना, उनको अगर आप देखें तो वो जम्मू, उनको पता है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू है, जम्मू प्रोविंस, आई एम नॉट सेइंग जम्मू प्रोविंस है, तो अकॉर्डिंगली दे। अच्छा, एक इसी में जो मेरा बेसिकली सवाल था वो ये था कि जो कैंडिडेट प्रचार करने आ रहे हैं क्या वो सही से वो खुद भी मैनिफेस्टोज को जान रहे हैं या नहीं जानते, या वो सिर्फ प्रचार ही कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए? मैनिफेस्टो पढ़ना तो सबको चाहिए, हालांकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू चीजें आप तक पहुंचती भी हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है ना, अगर आप उसको भी देखें तो उसको प्रोजेक्ट को छोड़ किया जा रहा होता है। जैसे NCPD भी कह रही है कि हम लोग जितने भी लोग डिटेन जिनको किया हुआ है हम उनको छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे भाई? दिस इज नॉट विद इन योर प्रेरोगेटिव, आप कर नहीं सकते। जितने भी सेंट्रल लॉज अभी तक अप्लाई हुए हैं हम उनको रिपील कर देंगे, भाई वो आपका काम नहीं, आप नहीं कर सकते, है ना। सो कहने का मतलब है लोग मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ते हैं,
लोग इन रील्स को देखते हैं और उसमें से एक पोर्शन को ऐसे देखते में हैं। मुझे लगता नहीं है जो ही वोटर कंफ्यूज नहीं हो जाता क्या बहुत सारा Certainly. लास्ट तक आते आते कि आखिर किसको वोट करना है, कौन सही है कौन गलत है। एक्चुअली जहां तक मैनिफेस्टोज की बात है, आप मैनिफेस्टोज के बनने के प्रोसीजर को समझिए। मैनिफेस्टोज किसी भी डोमेन एक्सपर्ट को कंसल्ट करके नहीं बनते। आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को ला रहे हैं, बता रहे हैं सब हम पैसा ऐसे ऐसे खर्च करना चाहते हैं, कैसे होगा, सोर्स ऑफ इनकम, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक दे वांट टू इंप्रेस वोटर्स। बस हाँ कि हम पैसा अट्रैक्ट करेंगे। हर एक पार्टी का सेम है। क्या ये लीगली पॉसिबल है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बाद में कितने ही पूरे होंगे पॉइंट। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सारे मैनिफेस्टोस, और स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से बोल रहा हूं, लेट द इलेक्शन हैपन, लेट द रिजल्ट्स कम आउट, 8th के बाद आप देखेंगे बहुत सारे मैनिफेस्टोज आपस में मर्ज हो जाएंगे। हाँ जो कॉमन मिनिमम जो नहीं कॉमन मिनिमम नहीं, जो डायमेट्रिकली अपोजिट है वो भी मर्ज वो हो भी आ जाएंगे जाएंगे। एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। क्योंकि नोबडी इज सीरियस अबाउट मैनिफेस्टोज, एंड बिलीव मी, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो इन मैनिफेस्टोज को कंसिडर ही नहीं कर रहे, बिकॉज दे नो दीज मैनिफेस्टोज आर बंडल ऑफ लाइज। वोट करना है किसको कंसीडर किया जाए। These are bundle of lies. शिवानी बताओ। मैं थोड़ा डिफर करना चाहूंगी यहाँ पे। जो सर गोपाल सर ने बात की कि जो लोग हैं वो मैनिफेस्टोज को कंसीडर ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग सबसे पहले मैनिफेस्टो ही पढ़ते हैं, मतलब क्योंकि कहीं कहना क्योंकि है, आपने मतलब change ही हो जाएगा, क्योंकि बदल आपने जाएगा बोला तो- कि आप जैसे वोटिंग का टाइम चल रहा है, इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो किस बेसिस पे आप वोट करेंगे? तो मैनिफेस्टो ही तो वो फेस है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये पार्टी ऑफर क्या कर रही है। देखिए 2014 की बात करते हैं, अगर उनके वाली बात आती है कि 14 में बीजेपी ने और पीडीपी ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग मैनिफेस्टो से इलेक्शन लड़ा, बाद में उनकी ज्वाइंट सरकार बन गई। अब ना वो वाला मैनिफेस्टो पूरा चला ना वो, तो अलायंस देखिए जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी, आप में से चारों गेस्ट में से किसी को लगता है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आज के इसमें जो है, नहीं लग रहा। और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि 2 अलायंस पार्टनर भी बना पाएंगे मिलके, शायद 2 से भी ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ, तो आप इतने मैनिफेस्टोज के बाद सरकार बनेगी, फिर वो किसका मैनिफेस्टो अप्लाई करेंगे ये पता नहीं। क्या है कि मैनिफेस्टोज दीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते कि साहब आपने बोला था अब आप हमें नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, एक पार्टी कहती है साहब मैं आपको इतने पैसे, मैं बिना पार्टी का नाम लिए, इतने पैसे इस काम के लिए दूंगा। अगर वही पार्टी 10 स्टेटों में गवर्नमेंट में है, क्या वे वहां के लोगों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं? किसी ने पूछा? किसी ने? अपनी अपनी J&K so special for them just because they want your votes? बाद में वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या बहाना बनाएंगे, यू नेवर नो। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। शिवाली जी ने कहा कि मैनिफेस्टोज, मैं भी मानता हूँ मैनिफेस्टोज इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन उन मैनिफेस्टोज के ऊपर ना डिस्कशंस होनी चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए, लोगों तक बात ये पहुंचनी चाहिए कि क्या ये पार्टी कर सकती है, ये पार्टी के बस में है कि नहीं है, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि ऐसा नहीं। एक दो मैं नाम नहीं लूंगा उन पॉलिटिकल पार्टीज के, मुझे नहीं लगता उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किसी भी चीज को छोड़ा है। दे हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इनटू देयर मैनिफेस्टो। मतलब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि 60 पेज का हो गया, 70 पेज का हो गया, शायद वो 5 सालों में पढ़ भी नहीं पाएंगे उसको, but while making that manifesto they have not left anything. अच्छा But you know, I also feel one thing कि एक तो हम पढ़े लिखे लोगों को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं हर चीज़ में, कि पढ़े लिखे लोग हर चीज़ सही करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है पढ़े लिखे ज्यादा एक तरफ जाते हैं। I don't know, चलो वो हर किसी की अपनी एक पर्सपेक्टिव है। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि मैनिफेस्टो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो उसको देखकर वोट करता है, अदरवाइज हमारे अपने प्रायोरिटीज होती हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हम कास्ट, रिलीजन, सब कास्ट, इस सब से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लगता है यही एक मेजर चंक है जो देखकर ज्यादातर लोग वोट करते हैं। यंगस्टर्स थोड़ा कम उस चीज में, लेकिन सिर्फ यंगस्टर्स को तो वोट करने नहीं जाना है, हर किसी को वोट करने जाना है। जो 80 साल के भी हैं उनको भी वोट करने जाना है, और जो 18 के हैं उनको भी जाना है। जो पढ़े लिखे हैं उनके पास भी हक है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके पास भी हक है वोट डालने का। तो ये सारी चीजें
सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो के बेसिस पर सरकारें बनती हैं, आई डोंट थिंक सो। चलिए मैनिफेस्टो से बाहर आते हैं जी वाली, आप कुछ कह रही हैं। मैं ये बोल रही थी कि मैनिफेस्टो के बेसिस पे सरकारें नहीं बनती, बट जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यूटी की बात करें, तो यहाँ जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इट इज यूटी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो मतलब जे.एंड.के में सबसे ज्यादा है। तो आर्टिकल 370 35A का जो इशू है, स्टेटहुड का जो इशू है, वो डेफिनेटली डोमिनेट करेगा इन इलेक्शंस में। तभी जो आप बोल रहे हो कि हर पार्टी ने इस इशू को कवर करा है, कुछ प्रो में है, कुछ इसे मतलब हटाना चाहते हैं, वापस आर्टिकल 370 35A को लाना चाहते हैं, तो ये इश्यूज तो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर वोटर इस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है। हर जम्मू कश्मीर का रहने वाला जो है वो इसके साथ अपने आप को कनेक्ट होता हुआ देख रहा है। तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं एक प्लान भी बताती है कि आने वाली सरकार आपके लिए क्या सोच रही है। देखिए मुझे लगता है चाहे 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, मगर अगर नॉर्मल सिस्टम में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे होते तो हमारे बेसिक मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होते, मगर क्योंकि 10 सालों में स्टेट में बहुत कुछ बदला, तो इसलिए आर्टिकल 370 स्टेटहुड ये सारे इश्यूज जो है इंपॉर्टेंट होंगे इस पर वोटिंग में। क्योंकि 2019 में हाँ। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट किया गया, तो ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल, वही मैं कह रहा हूँ, इसका असर दिखेगा, इम्पैक्ट दिखेगा इस पर। हाँ, वोटिंग में दिखेगा। क्या मानते हैं प्रवीण जी, आपको क्या लगता है वोटिंग पे इम्पैक्ट होगा? ये दो जो बड़े मुद्दे हैं, स्टेटहुड का जाना और 370 का भी जाना, दो चीजें जो गई, इनका कितना असर होगा? 370 यहाँ 370 की बात है ना, मैंने कहा हर पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में इसको लेके स्टैंड लिया है ना, जैसे कांग्रेस का तो कोई स्टैंड ही नहीं है 370 को लेके, दे हैव नॉट डिस्कस्ड इट। स्टेटहुड की जहां तक बात आती है, मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी ने कहा है कि स्टेटहुड नहीं देंगे। बीजेपी, द वेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ने हाउस में कहा है, श्योर किया है कि स्टेटहुड हम देंगे। यस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सब ने कहा है इट्स ओके, सेंटर ने प्रॉमिस किया है अदरवाइज आल्सो। व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस कर रहे हैं। आप मुझे बताइए 370 जब था 1950 से लेके 2019 तक आपने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को कोई राइट नहीं दिया, ना वो लैंड ले सकते थे, ना वो यहाँ वोट कर सकते थे, ना यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते थे। वाल्मीकिस का क्या हुआ, गुरखाज का क्या हुआ? आपने पूरे हिंदुस्तान में एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रखी है, जे.एंड.के में नहीं दी हुई थी। तो देयर वर मेनी इशू। और जब हम कहते हैं ना, सपोज एनसी कहती है कि भाई जब वैली बेस्ड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये था कि भाई वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को नहीं दिया क्योंकि शायद किसी तरह का बर्डन था। ये वही पार्टी है जिसने 1980 में रीसेटलमेंट बिल पास किया, और जो 1947 में उस तरफ चले गए उनको वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टीज वापस लो। तो सी, दोज हु माइग्रेटेड टू इंडिया, दोज हु प्रेफर्ड इंडिया एंड दैट वाज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, उनको आपने 2019 तक कुछ नहीं दिया, और जो यहां आना नहीं चाहते उनको आप बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि हम समराइज इस चीज पे कर रहे हैं कि बेसिक कम्युनिटीज से ऊपर उठ के इस बार के इलेक्शन में ये हॉट टॉपिक है हमारे 370 या स्टेटहुड, ये सारी चीजें दोनों तरफ हॉट टॉपिक हैं। लोग अपना जो व्यू है उस पर, ओपिनियन जो अपनी है, जो 2019 में हुआ वो 2024 में रखेंगे वोट के जरिए। क्या लगता है गोपाल जी, ये जम्मू के लोग भी रखेंगे इस पे? देखिए, इसमें खाली जम्मू के लोग इन्वॉल्व नहीं है, कश्मीर के लोग भी, जिन लोगों ने 370 हटने के बाद 1 करोड़ प्लस टूरिस्ट देखा है वहां पे, जिन लोगों का व्यापार अच्छा चल रहा है, जिन लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी नजर आ रही है, तो शायद उनके लिए ये मुद्दा एक अलग पर्सपेक्टिव में है। जम्मू का जहां तक सवाल है, तो 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू में भी डेवलपमेंट नजर आई है। हाँ, स्टेटहुड का मुद्दा है, सबको स्टेट चाहिए, कोई भी डाउनग्रेड नहीं होना चाहेगा, और चूंकि सेंटर ने उसके ऊपर कमिटमेंट भी दिया है, एंड आई होप कि अगर सेंटर अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करता है तो द बॉल इज इन सेंटर्स कोर्ट। तो आप कहेंगे कि यहां की पॉलिटिकल पार्टी कोई सरकार बना के और जबरदस्ती खुद स्टेटहुड डिक्लेयर कर लेगी, तो वैसा होने वाला। अच्छा, श्रीनगर शहर में वोटिंग बहुत कम हुई सेकंड फेज में, आप एक क्विक राउंड में लेते हैं। जम्मू शहर में जो ही आपको क्या लगता है, अच्छी खासी वोटिंग होगी इस बार? नहीं होगी, रिकॉर्ड टूटेगे पिछले? दीपक जी, वोटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वन थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट इज कि 5 छुट्टियां इकट्ठी आ रही हैं। मैं तभी पूछ रहा हूँ, 5 छुट्टियां तो लोग कहीं बाहर तो नहीं निकल जाएंगे घूमने? स्केप्टिकल के लोग कहीं बाहर ना चले जाएं। देखो जी, मैं यही कहूंगी कि जिसको जहां जाना है जाइए, लेकिन वोट कास्ट करने के बाद एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए हम यही कह रहे हैं सभी कि वोट जरूर करिए, कम से कम सोच समझ कर करिए जरूर, और वोटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है जी। इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया, आपको पता था? हाँ, वहां पर कुछ बिल्कुल, वो 8 को कर दी। उनको लगा कि कुछ ऐसी छुट्टियों के कारण ही
कि लोग बाहर जाएंगे, तो इसलिए हम ऐसे टाइम पे करें जब ज़्यादा से ज़्यादा। गोपाल जी, जम्मू में हम पहले भी बात कर रहे थे, श्रीनगर में वोटिंग कम हुई है, जम्मू शहर का क्या लगता है या जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, जो अर्बन एरियाज में? जम्मू का बिल्कुल जो कोर बात कर रहा था कि जो कोर होता है किसी, जिसे हम ओल्ड सिटी कहते हैं, वो श्रीनगर हो, जम्मू हो, एक तो वहां से जो लोगों की मूवमेंट बाहर पोश एरियाज में हो जाती है। अब जैसे जम्मू सिटी, ओल्ड सिटी का आप देख लें तो काफी लोग जो हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चले गए हैं, उनके शायद वोट अभी भी वहीं पे हैं, पुराने एड्रेस वहीं पे हैं, घर वहीं पे हैं। और दूसरा क्या है कि जो भी अर्बन सेंटर्स है, चाहे श्रीनगर सिटी ले लीजिए, जम्मू सिटी ले लीजिए, पीपल आर बेटर देन पीपल इन द सब अर्बन एरियाज। तो उनके बच्चे, किसी का बैंगलोर है, हैदराबाद है, बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, तो एक जेन्युइन सी बात है कि वहां पे आपकी परसेंटेज कम होती है। एज सच कोई अदरवाइज इसका कोई कारण नहीं है, लोगों की अवेलेबिलिटी कम होती है और वोट शिफ्ट हो चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रवीण जी, जम्मू रीजन कैसा? अब 4 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, फर्स्ट फेज की वोटिंग का रिकॉर्ड टूटना चाहिए था सेकंड में, मगर सेकंड में कम हो गया परसेंटेज, थर्ड को कैसे लेते हैं? उम्मीद करता हूं और अपील भी करता हूं सब वोटर से कि आप वोट डालिए। देखिए, हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं ना, आपने अभी शुरू में बात की वाई इलेक्शंस ऐसे ही चल रहा था और ठीक चल रहा था, ऐसा नहीं। लोकतंत्र में इलेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है ना। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? हेल्दी डेमोक्रेटिक हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का नहीं होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ देर तक इट्स ओके, जब व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम आप कुछ देर के लिए एक डिफरेंट सेटअप लाते हो, वो ठीक है, बट अल्टीमेटली इलेक्शंस आर टू बी देयर, ए डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट इज टू बी रिस्टोर्ड, दैट इज। शिवाली, क्या सोचता है जम्मू का युवा कि वोट इस बार जम के होगा या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है अभी, तो इसलिए कहीं वोटिंग कम ना हो जाए? और कहीं घूमने वाली बात तो नहीं है कि बच्चे जो स्टूडेंट हैं बाहर निकल जाएंगे? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक पर्व होता है, वोटिंग दिवस है, तो यूथ अगर चाहता है चेंज को लाना, यूथ अगर चाहता है कि उनके जो इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन निकले, तो उन्हें वोट करने के लिए ज़रूर अपने घरों से बाहर आना चाहिए। इस टाइम पे घूमने को थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है और वोट जाके देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसमें ये भी ऐड करूँगा, इलेक्शन कमीशन ने इतना बेहतरीन काम किया है, इतने अच्छी फैसिलिटीज़, मॉडल पोलिंग स्टेशंस, मिनिमम जो फैसिलिटीज़ वहाँ चाहिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए घर जाके वोटिंग करवानी है, प्रॉक्सी वोटिंग, पोस्टल बैलेट, इतना कुछ है ना, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ किया जा सकता है टू इनकरेज द वोटर्स, है ना। और कई जगह तो गाड़ियों का भी अरेंजमेंट कर रखा है पोलिंग बूथ तक लाने के लिए। सो मुझे लगता है, मैं आई एम वेरी होपफुल कि जम्मू में इस बार मुझे लगता है रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग होगी। yes. तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी तारीफ कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर, और सबसे बड़ी बात है सिक्योर इलेक्शन अभी तक हुए हैं। उम्मीद है थर्ड फेज भी बिल्कुल सिक्योर रहेगा, मगर वोट तो आपको करना है, इसलिए आपको घर से बाहर ज़रूर आना है। हमने जो चीज़ डिस्कशन में पैनल में लाई, उसमें से एक चीज़ पता चली कि चाहे बिजली, पानी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग तरीके के लोगों के मुद्दे हो सकते हैं, मगर अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि स्टेटहुड और धारा 370 जाना और उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन, ये इस चुनावों का मेन टाइटल रहेगा। तो इसके बाद पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आए और फिर बाद में सरकारें किसकी बनी, और मैनिफेस्टोज तो दिखाने के लिए होते हैं, बाद में बदले भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको सुनने को लगा होगा और समझने को भी पता चला होगा कि आखिर जम्मू के लोग क्या सोचते हैं वोट करने को लेकर। मगर कुल मिलाकर वोट जिसको भी करें, वोट ज़रूर करें, हम यही कहते हैं। बहुत धन्यवाद, और प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।